Hello students, Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy पटना। आज हम लोग 67th BPSC PT टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 3 सेक्शन B यानी बिहार स्पेशल क्वेश्चन नंबर 26 से 50 डिस्कस करेंगे। अपना कलम और कॉपी तैयार रखिए, क्योंकि इस डिस्कशन के द्वारा कहीं कहीं बिहार का हम लोग भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। वी विल हैव अ कंपैरेबल and will try to compare Bihar's economic performance with an all India rank. So dear students, इस चर्चा में खास करके क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपको आगे के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार करेगा, जैसे कि पॉवर्टी, निर्धनता का मापन, द वे टू मेजर पॉवर्टी, इट हैज़ चेंज्ड। तो क्या क्या पैरामीटर्स निर्धनता में होता है वो आगे के टेस्ट सीरीज में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका बेस क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 बना देगा। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए, मानव संसाधन है। यदि छोटे से इकाई के रूप में गांव से भी हम लोग लेके चलते हैं, एक छोटा सा गांव, दूर दूरस्थ गांव, at the extreme end of the country, a small village is situated, और उस गांव के लोग सही दिशा में कार्य करेंगे, काम करेंगे, सही रूप से ट्रेनिंग होगा, तो एक संसाधन के रूप में अपना और गांव का भी विकास करेंगे। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में एक संसाधन के रूप में ह्यूमन, मानव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन है, मानव विकास यानी मानव संसाधन को पूर्ण रूप से यदि अर्थव्यवस्था इस्तेमाल करना चाहती है तो मानव संसाधन को विकास करना पड़ेगा। इसी पे एक क्वेश्चन है कि आज हम लोग यदि मानव विकास का मापन करते हैं तो कौन कौन से बिंदु पे हम लोग मापन करेंगे, किस किस फैक्टर्स पे हम लोग देखेंगे यस ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंडीड देयर। पहला ऑप्शन है आपका लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, जिसको हिंदी में दीर्घ और स्वस्थ जीवन, लंबी आयु। और लंबी आयु का मतलब ये है कि वो शरीर रोग मुक्त हो, इम्यूनिटी डेवलप करे। और दीर्घ और स्वस्थ जीवन यही बताता है कि एक वातावरण भी आपका स्वच्छ है और जो हॉस्पिटल का, जो स्वस्थ सेवाओं की जो सुविधा है वो भी विकसित है। और विकसित ही ना सिर्फ विकसित ही नहीं है, आम जनता के पहुंच में भी है। तो यदि ऐसा आपके पास वातावरण हो जिसमें आपका डाइट, खाना पीना सही सलामत हो, स्वस्थ सुविधा हो, तो हमारी जो जिंदगी है वो लंबी हो जाती है और स्वस्थ हो जाती है। तो मानव विकास का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक ऑप्शन सही है। एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुंच। ज्ञान
ही आपको प्रकाशित करेगी। बहुत सारा तकनीक में बदलाव आ गया है, बहुत सारी सरकारी योजना है, बहुत सारी सरकार जो है आम जनता के लिए हर एक मुद्दे पे कुछ ना कुछ फंड कोष भी निर्धारित करती है, और सरकार की मंशा ये रहती है कि हर एक लोग उस सुविधा को प्राप्त करे। और यदि आपके पास ज्ञान है और ज्ञान तक पहुंच है, स्कूल है और स्कूल में आप जाते हैं, कॉलेज है, कॉलेज में आप जाते हैं, तो आपकी टेक्निकल शिक्षा, तकनीकी जो बिंदु है वो विस्तारित होती है। और यदि ज्ञान विस्तारित होती है, ज्ञान तक आपकी पहुंच है, तो अर्थव्यवस्था में भी योगदान है। तो ज्ञान और ज्ञान की उपलब्धता, एक्सेस टू नॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब जीवन स्तर। अब देखिए, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपका मन अटका हुआ है कि मेरे घर में मेरे बच्चे खाएं कि नहीं, 2 वक्त का रोटी है कि नहीं। और ऐसे मनोस्थिति में यदि आप काम करेंगे तो दक्षता नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। आपके घर में सब कोई खुशहाल है, स्वस्थ है, सारी सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधा होती है वो आपको प्राप्त है। और जब ऐसे स्थिति में जब आप काम पे जाएंगे, आपकी दक्षता, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उत्पादन का दर बढ़ता है। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब जीवन स्तर बहुत ही जरूरी है। चौथा, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। अब जैसे जैसे विकसित देश में जाएंगे, महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों की तुलना में वो करीब करीब बराबर है। यूएस में जाइए, सारे सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में महिलाओं का वर्चस्व है। और पुरुष को आप देखेंगे, अमेरिका में पुरुष को देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं। और सर्विस सेक्टर में महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, अनुपात प्रतिशत में भी ज़्यादा है। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष और महिला मिलके ही सभ्यता को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। और यदि वाकई में मानव विकास करना है तो बेटों को के साथ साथ बेटियों को भी आपको आगे बढ़ाना होगा। तो जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता भी बहुत जरूरी है। ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा, ये भी महत्वपूर्ण तत्व है। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता, कि जो हमसे पहले की पीढ़ी को जो प्राकृतिक सुविधा मिला था, संसाधन मिला था, वो हम लोग को भी मिले, और हम लोग को जो प्राकृतिक संसाधन मिला हमारे बच्चों को भी मिले। और अंतिम तत्व है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभाग। समाज में हम लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, निर्णय में हमारी क्या मोल है। आज भी जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, मानव विकास को मापते हैं, बहुत सारा सूचकांक आप पढ़ेंगे इस टेस्ट में, आगे के टेस्ट में, तो देखेंगे कि सूचकांक का जो कारक होता है, जो बिंदु होता है, जो फैक्टर्स होता है, उसमें से ये जो आपका ऑप्शन है 1 से 7 तक, वो सारा ऑप्शन को मेजर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, यानी सारी
जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं सारा सही है, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं? पहला है मानव क्षमताओं का गठन, द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। हम लोग 4 रोटी बनाते हैं, अपने आप को दक्ष करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए हम लोग 40 रोटी भी बनाना सीखें। ये इसका मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मानव क्षमताओं का गठन। हम अपनी क्षमता को हम लोग को बढ़ाना है। और दूसरा इसके साथ साथ है यूज ऑफ द अक्वायर्ड कैपेबिलिटीज। हिंदी में बोलते हैं जो हम लोग क्षमता बढ़ाए हैं, जो क्षमता बढ़ाने जो अर्जित किए हैं, क्षमता को अर्जित किए हुए, बढ़े हुए क्षमता को जो अर्जित किए हैं, उसका उपयोग सही दिशा में लगाना। और तीसरा ऑप्शन है लीजर, यानी अवकाश। लगातार यदि काम करते हैं तो मानव विकास नहीं होगा। आपको सही समय पे कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, त्योहार भी होना चाहिए, परिवार के साथ घूमना फिरना भी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मानव विकास है। 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा काम करें, फिर जो है सामाजिक जिंदगी को बनाएं, अपने सांस्कृतिक जीवन को बनाएं, ये होता है लीजर या अवकाश। ऐसे भी कभी मौका मिलेगा तो आप लोग को हम बताएंगे कि पढ़े हुए चीज़ को याद कैसे रखें, सांस लेने का टेक्निक और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने का टेक्निक बताएंगे। लेकिन अभी यही बताना चाह रहे हैं कि 45 मिनट से लगातार ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाएंगे। सो लीजर अवकाश होना जरूरी है। 27 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। तो 27 का ऑप्शन है डी। 28 चलते हैं। व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन द लेवल ऑफ पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन बिहार फ्रॉम 2014-15 टू 2019-20? 2014-15 से 2019-20 तक बिहार में प्रति व्यक्ति विकास मूलक व्यय के स्तर में वृद्धि प्रतिशत क्या है? अब इसको समझिए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हिंदी में बोलते हैं विकास मूलक व्यय। आपके माता पिता अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, आपके खाने का खर्च, कपड़ा पहनने का खर्च एक रूटीन खर्च है, वो होना ही है। लेकिन जब आपको पढ़ाया जाता है, जब आपके पढ़ाई में निवेश होता है, इससे क्या होता है कि आपकी विकास होती है। मान लीजिए आपके पिताजी जब आप 10 साल की उम्र में थे तो हो सकता था कि आप लोग किराए के मकान में रहते, लेकिन अब आपके पिताजी उसी आय में से कुछ पैसा बचा कर या लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर एक खुद का मकान, खुद का बिल्डिंग, खुद का आशियाना बनाते हैं। तो विकास की तरफ डेवलपमेंट हो जाता है। जो आए दिन का खर्च है, रोटी कपड़ा खाना पीना, उसके अलावा जो है सेविंग्स से बचा के एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, आशियाना बनाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं विकास मूलक व्यय। उसी तरह किसी भी सरकार के पास 2 तरीके का खर्च होता है। एक होता है सैलरी, वेतन, जो सबको दिया जाता है, वो देना है, देना जरूरी है, और यदि सरकार ये करती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो सरकार का ये मुद्दा होता है कि किसी तरह विकास की तरफ ले चले। और विकास तभी होगा जब आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं होंगी।
सड़क बनाना, अच्छी सड़कों का निर्माण करना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना, नए रोजगार पैदा करना, ये सब जो है विकास मूलक व्यय है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होती है सरकार की। और मान लीजिए सरकार का 100 करोड़ विकास मूलक व्यय है और आबादी 100 लोग हैं, तो 100 करोड़ को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति विकास मूलक व्यय मिल जाता है। क्वेश्चन है, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिहार में 2014-15, ये वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है, 2014-15 से 2019 बीच में वृद्धि दर क्या रहा है या वृद्धि प्रतिशत क्या रहा है? वृद्धि को हम लोग प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सही आंसर है 17.9%, 17.9%। तो 28 का सही ऑप्शन है ए। चलिए 29, व्हाट इज बिहार शेयर ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन? पूरे देश की जनसंख्या है और बिहार का हिस्सा कितना है उसमें? तो बिहार का हिस्सा है पूरे जनसंख्या के, भारत के पूरे जनसंख्या को यदि 100 लेते हैं तो बिहार का उसमें योगदान है 8.6%। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ए। निष्कर्ष इसमें हम लोग को ये निकालना है कि एक तरफ आबादी 8.6% है, लेकिन जो सीमित हमारे पास भूमि है, जो सीमित संसाधन है, यानी उस सीमित संसाधन पे इतना ज़्यादा आबादी का दबाव पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गरीबी होगा, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगा। एक तरफ सरकार को विकास मूलक कार्य करना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन आम लोगों की भी ये दायित्व है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो सरकार का एक नज़रिया ये भी रहता है कि आबादी इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इज सो बिग, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द ग्रेट। हम लोग आगे देखेंगे बिहार में जनसंख्या घनत्व, तो सीमित संसाधन पे कितना ज़्यादा दबाव पड़ता होगा। तो बिहार सरकार का एक और दायित्व है प्रजनन दर को कम करना। आगे क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट इन द EAG स्टेट्स? EAG, ये देखिए, ये शब्द है EAG। इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्य। याद रखिएगा, शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्य, शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्य। EAG का मतलब होता है इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्य। इन राज्यों में क्या खासियत है या क्या समानता है? ये जो भारत सरकार जो है कुछ राज्यों को चिन्हित की है जो कि सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए राज्य हैं। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और संसाधन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव है। यदि बाल मृत्यु दर देखा जाए भारत में तो 60% करीब यही EAG स्टेट से आते हैं। तो इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, शक्ति प्राप्त राज्य कौन कौन से हैं? तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बिहार है नंबर 1, नंबर 2 छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 झारखंड है, नंबर 4 मध्य प्रदेश है, नंबर 5 उड़ीसा है, 6 आपका राजस्थान है, 7वां उत्तरांचल है और उत्तर प्रदेश है। तो कुल 8 राज्य जो हैं EAG स्टेट्स में, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में,
या शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज में आते हैं। क्वेश्चन है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन से ईएजी ग्रुप में नहीं है, यानी शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्य में कौन सा राज्य नहीं है? तो वो है आपका महाराष्ट्र, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, लेकिन महाराष्ट्र जो है ईएजी स्टेट्स में नहीं आते हैं। तो 30 का सही ऑप्शन है बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। पर क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन बिहार? बिहार में शिक्षा पे खर्च में वृद्धि की वार्षिक दर क्या है? तो वो वार्षिक दर है 17.3%, 17.3%। याद रखिएगा 31 का सही ऑप्शन है 17.3। यही डाटा ऑल इंडिया के लिए क्या है, पूरे अखिल भारत के लिए? यदि बिहार में शिक्षा पे खर्च का जो वृद्धि दर है 17.3% है, तो पूरे भारत के लिए है वो 11.2%। कहने का मतलब बिहार सरकार जो है अखिल भारतीय दर से ज़्यादा व्यय करती है शिक्षा पे। तो 31 का सही ऑप्शन है ए बिहार के लिए, और इंडिया के लिए है 11.2, 11.2%। इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन बिहार? बिहार में स्वास्थ्य पे खर्च में वृद्धि का वार्षिक दर क्या है? तो स्वास्थ्य पे वार्षिक वृद्धि दर है 21.4%। 32 का सही ऑप्शन है बिहार के लिए 21.4%। और वही भारत के लिए डाटा भी नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, नोटबुक में। भारत के लिए यही डाटा है 11.2%, यानी स्वास्थ्य पे बिहार में वृद्धि दर 21.4% है, तो भारत के लिए वो 11.2% है। अब क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैज बीन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग 1991 टू 2001? मतलब 1991 से लेकर 2001 के बीच में बिहार का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका रेट क्या है, किस प्रतिशत से बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है? हिंदी में पढ़ देते हैं। 1991 से लेकर 2001 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 28.6%। तो 33 का सही ऑप्शन है ए 28.6%। और वही क्वेश्चन यदि रहे कि व्हाट हैज बीन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द पीरियड ड्यूरिंग 1991 टू 2001, क्वेश्चन यदि रहे 1991 से 2001 के दौरान बिहार में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो, भारत पे ही डाटा पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन भारत में पूछा जाए, तो वो वृद्धि दर आपका 21.5%, यानी बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर है अखिल भारतीय से वो ज़्यादा है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। 34, व्हाट वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन बिहार इन 2016? 2016 में बिहार में कुल प्रजनन दर क्या थी? अब देखिए, अब है ये है शब्द कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में भी देखिएगा कि इसको TFR के नाम से ये बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका TFR, टोटल का T, फर्टिलिटी का F और रेट का R, TFR। और हिंदी में इसको कहते हैं कुल प्रजनन दर। ये होता क्या है? देखिए, ये होता क्या है कि औसत निकाला जाता है कि किसी भी एक महिला को कितना बच्चा होता है। उनके जब ये प्रजनन का आयु चालू हो जाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो एज चालू हो जाता है, तो औसत रूप से बिहार में एक महिला के पास कितने बच्चे होते हैं?
यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अब समझिए, इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट कर लीजिए। 2001 में 4.4 था। 4.4 का मतलब प्रति महिला बिहार में जो बच्चे देखा जाए, औसत बच्चा 4.4, 4.4 पर वुमेन ऐसे निकाला जाता है प्रति महिला। 2011 में TFR मतलब जो प्रजनन दर है वो घट के 3.6 प्रति महिला हो गया, 3.6 पर वुमेन हो गया। 2016 में और नीचे घटा और ये 3.3 हो गया, 3.3 या 3.3 चिल्ड्रन पर वुमेन, 3.3 बच्चे प्रति महिला। और अनुमानित ये है, बिहार सरकार का अनुमान ये है, सरकारी डाटा है, अनुमान ये है कि 2041 तक बिहार में यही प्रजनन दर 1.8 हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन बिहार इन 2016? 2016 में बिहार में कुल प्रजनन दर क्या थी? तो 2016 का हमारे पास डाटा है 3.3। तो सही ऑप्शन है 34 का 34 का 3.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसका ऑप्शन। What is the projected figure for total fertility rate for Bihar in 2041? मतलब कि अनुमानित 2041 में बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर क्या अनुमानित है? हम लोग डिस्कस किए थे तुरंत डाटा से, वो है आपका 1.8, वो है आपका 1.8। 2041 में बिहार के लिए कुल प्रजनन दर, और कुल प्रजनन दर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TFR भी लिखते हैं, के लिए अनुमानित आंकड़ा क्या है? तो वो है आपका 1.8, 1.8। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए। What is the goal of replacement level of fertility in Bihar? अब ये क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। कॉन्सेप्ट समझिए, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन। प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन, इंग्लिश में रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, अब इसको देखिए, ये देखिए एक परिवार है, ये हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड एक वाइफ एक इकाई के रूप में, मतलब हस्बैंड वाइफ एक इकाई के रूप में क्या हो गए? 2, और इनके बच्चे कितने हैं? 2। माने एक पीढ़ी, यदि एक पीढ़ी में घर को इकाई लेते हैं तो 2 माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, माता पिता और उनके 2 बच्चे। मतलब एक यदि पीढ़ी खत्म होता है तो दूसरे पीढ़ी में ये 2 बच्चे आ जाएंगे, ये 2 बच्चे आपके दूसरे पीढ़ी में आ जाएंगे। तो यदि इसमें जनसंख्या गिनेंगे इस परिवार में, तो पहले पीढ़ी में भी 2, अगले पीढ़ी में भी 2। अब देखिए, इसमें हस्बैंड वाइफ एक इकाई में 2 शख्स हैं, 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ यानी 2, ये 2। अगला पीढ़ी एक है, एक ही बच्चा है तो उसको 1, यानी एक पीढ़ी में 2 लोग हैं और अगले पीढ़ी में आपके 1 लोग। तो यहां पे जनसंख्या अगले पीढ़ी में कम हो रहा है। इसको देखिए, यहां पे हस्बैंड वाइफ 2, अगले पीढ़ी में 3 है, तो 2 इकाई मूल है और ये इकाई अगली पीढ़ी में बढ़ के 3 हो गया, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो गया। तो जो दूसरे पीढ़ी की इकाई को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन का दर, है ना, प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन कहते हैं।
रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, मतलब आज एक इकाई में हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो एक पीढ़ी में 2 और दूसरी पीढ़ी में 5, तो पहला पीढ़ी खत्म होगा तो दूसरा पीढ़ी जब आता है तो 5 यानी 3 ज़्यादा है, यानी जनसंख्या का वृद्धि। तो हम लोग ऐसे घर का निकालें, उसी तरह पूरे विश्व का निकलता है और इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि होता है, याद रखिएगा। तो बिहार सरकार भी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक अपना लक्ष्य बनाई है कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बिहार में कितना होना चाहिए। बिहार में प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन का लक्ष्य कितना होना चाहिए, तो वो है आपका 2.1, यानी वो है आपका 2.1। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है ए, 2.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा शहर में प्रजनन दर बिहार में सबसे कम है? यानी कुछ शहरों का नाम दिया गया है और बताया गया है कि सबसे कम प्रजनन दर किसका है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है पटना, लखीसराय, गया और भोजपुर। याद रखिएगा बच्चों, यदि बिहार में सबसे कम प्रजनन दर का यदि देखा जाए तो सबसे कम प्रजनन दर के श्रेणी में पटना आएगा, लखीसराय आएगा, गया आएगा, भोजपुर आएगा, चारों आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे कम है, इन चारों में सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है पटना और यहां पे प्रजनन दर लिख लीजिएगा 2.6 है। सबसे कम है पटना में और यहां का प्रजनन दर 2.6 है। और उसके बाद जो शहर आते हैं वो है लखीसराय, गया और भोजपुर, और तीनों शहर में प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट जो है वो है 3, याद रखिएगा। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन बिहार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन है कि बिहार का पूरा जनसंख्या है और इसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन की प्रतिशत कितना है, कामकाजी उम्र का आबादी का प्रतिशत कितना है। तो कामकाजी उम्र क्या होता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है? वो होता है 20 साल से लेके 59 साल तक। 20 to 59 years of age fall in the working age population। अब इसमें जो है बिहार और इंडिया दोनों का डाटा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार में 2011 के अनुसार जो कामकाजी लोग थे उनका प्रतिशत था 43% और अनुमानित है कि 2041 तक ये कामकाजी जो लोग हैं उनका प्रतिशत बढ़ के 58.3% हो जाएगा, 58.3% होगा। ये है आपका बिहार का। और वही चीज कामकाजी का हम लोग इंडिया लेते हैं। तो इंडिया में 2011 में ऑल इंडिया में कामकाजी लोग का प्रतिशत था 2011 जनगणना के अनुसार 50.5%, 50.5%, जो कि बिहार के लेवल से ज़्यादा है। और 2041 में अनुमान ये है कि ये कामकाजी जो लोग हैं बढ़ जाएंगे 58.9%, तो बिहार कोई खास पीछे नहीं रहता है। तो चलिए अब जो है आंसर करते हैं। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन बिहार? तो ए 43। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपका 43। तो 38 का सही ऑप्शन है 43। चलिए अब चलते हैं 39 पे, मिलता जुलता क्वेश्चन है। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यंग एज पॉपुलेशन इन बिहार?
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में युवा आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? युवा आयु या यंग एज पॉपुलेशन क्या है? यानी 19 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग युवा आयु में गिनते हैं, इकोनॉमिक्स का, जहां पे वर्किंग एज की बात की जाती है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये था 49.2%, 49.2%, और 2041 में अनुमानित है कि ये घट के 30.1% हो जाएगा कुल आबादी का, 30.1% हो जाएगा कुल आबादी का। यानी आप देख रहे हैं कि युवा लोगों का जो प्रतिशत है बिहार में घट रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण रखा जा रहा है, बहुत सारा इसमें योजना कार्यक्रम चल रही है। चलिए हम लोग इंडिया के डाटा से कंपेयर करते हैं। तो भारत में ऑल इंडिया एवरेज जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ये 40.9% है, और 2041 में ये घट के 25.2% होने का अनुमान है। दिस इज द एक्सपेक्टेड फिगर एस्टिमेटेड फॉर 2041, दैट इज गोइंग टू बी 25.2%। तो इंडिया और बिहार का कंपैरिजन ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में युवा आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है ए 49.2%। तो 39 का सही ऑप्शन है ए। चलिए 40 में एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एल्डरली इन बिहार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बुजुर्गों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? चलिए बुजुर्गों जो है एल्डरली, तो इकोनॉमिक्स में एल्डरली या बुजुर्ग हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जिनका उम्र 60 साल या उससे ऊपर हो। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 7.8% था, 7.8%, और 2041 में अनुमान है कि ये 7.8% से बढ़ के हो जाएगा 11.6%। यानी इस जो श्रेणी के लोग हैं उनका जो है प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रही हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम सही हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो वही हम लोग इंडिया के लेवल पे देखते हैं, भारत के स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये 8.6% है, और 2041 तक अनुमानित है कि ये बढ़ के 15.9%, 15.9% हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एल्डरली इन बिहार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बुजुर्गों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो वो है आपका 7.8%। तो 40 का भी सही ऑप्शन ए है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर? देखिए, जब हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और सरकारी योजना की बात करते हैं, सरकार का क्या पहल होता है, तो उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और दूसरा होता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्यूरेटिव हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वही चीज हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं, एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव का हिंदी होता है रोग निरोधी स्वास्थ्य, रोग निरोधी स्वास्थ्य, और क्यूरेटिव का होता है रोग निवारक स्वास्थ्य। तो रोग निरोधी स्वास्थ्य और रोग निवारक स्वास्थ्य याद रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर याद रखिएगा और क्यूरेटिव हेल्थ केयर याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर? निम्नलिखित में से कौन से घटक रोग निरोधी स्वास्थ्य देखरेख में शामिल हैं? मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहें। तो पहला है डाइट, जिसको हम लोग आहार कहते हैं, पौष्टिक आहार ले, है ना, सुटेबल डाइट ले। दूसरा है
हाइजीनिक एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण। तीसरा है सैनिटेशन, हिंदी में स्वच्छता। और चौथा है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच। आप देखेंगे सरकार की जो भी योजना स्वास्थ्य सेवाओं में होती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में होती है, वो आहार पे होता है। बहुत सारा आहार योजना हम लोग देखेंगे, आहार रिलेटेड योजना पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये बेस बना रहा है। तो वो रोग निरोधी स्वास्थ्य कदम है भारत सरकार का या बिहार सरकार का कह सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में गवर्नमेंट क्या क्या देखती है? डाइट को सुधारना है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। रोग निरोधी स्वास्थ्य देखरेख में आहार, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल। तो 41 का सारा ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्यूरेटिव हेल्थ केयर? निम्नलिखित में से कौन रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है? रोग निवारक कहने का मतलब, यदि मान लीजिए इतना होने पे भी आपको कोई रोग जकड़ लेता है, इफ यू फॉल इल, तो ऐसे स्थिति में सरकार कौन सा पहल उठाती है? तो सरकार एक ही पहल उठाती है, वो है हेल्थ फैसिलिटीज, वो है स्वास्थ्य सुविधाएं, कि कैसे अपने प्रदेश में, कैसे अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएं। तो क्यूरेटिव हेल्थ केयर में हेल्थ फैसिलिटीज आता है, रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं। तो 42 का सही ऑप्शन है ए। 43, व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसको शॉर्ट फॉर्म में एलईबी लिखते हैं। आपके हिंदी के क्वेश्चन में देखिए, जन्मकालीन जीवन संभावता एलईबी क्या दर्शाता है? देखिए, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है, जन्मकालीन जीवन संभावता का मतलब है किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस क्षेत्र में, उस वातावरण में उस बच्चे का उम्र कितना होगा, या औसत उस राज्य में, क्षेत्र में, देश में किसी आदमी का औसत उम्र कितना होता है। 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो ये औसत उम्र, जीने का जो उम्र है, जिसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं या जन्मकालीन जीवन संभावता कहते हैं, क्या दर्शाता है? ये पहला दर्शाता है हेल्थ, स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य कैसा है उस क्षेत्र का। दूसरा दिखाता है स्टेबिलिटी, स्थिरता, वातावरण में स्थिरता। कोविड के कारण वातावरण में अस्थिरता आ गई है, तो जीवन काल पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। और ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा, कि एक बार इस तरह का महामारी हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या आपके पास सुविधा है। तो 43 का है सही ऑप्शन डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। 43 का सही ऑप्शन है डी, यानी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 44, अब एलईबी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। जीवन, जन्मकालीन जीवन संभावता है, एलईबी इसको हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एलईबी बोलते हैं, ताकि आप लोग ध्यान रहे। तब क्वेश्चन नंबर 44 उसी पे है। व्हाट इज द एलईबी फॉर बिहार फॉर 2014 टू 18? 2014 से लेकर 18 तक एलईबी बिहार का क्या है? यानी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि औसत रूप से कितने दिन तक वो जीवित रहेगा। तो 2014-18 के लिए बिहार के लिए एलईबी, जन्मकालीन जीवन संभावता क्या है? याद रखिएगा, 2006 से 10 के बीच में ये संभावना थी कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो 65.8 वर्षों तक वो जीवित रहेगा औसत। लेकिन 2014-18 में ये बढ़ के हो गया है 69.1, 69.1 वर्ष। तो ये भी स्वास्थ्य सेवाएं, मानव सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण को दर्शाता है कि भारत में, बिहार में
प्रगति हुई है। तो 44 का सही ऑप्शन है बी 69.1 ईयर्स, 69.1 वर्ष। चलिए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत ज्यादा है, 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वही भारत का 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए भारत और बिहार में कितना अंतर, बिहार में जनसंख्या घनत्व यानी संसाधन पे कितना ज़्यादा दबाव है। तो 45 का सही ऑप्शन है ए, और यही चीज़ यदि भारत बिहार की जगह भारत क्वेश्चन हो जाएगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे 45 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार? बिहार में लिंग अनुपात क्या है? कहने का मतलब कि हर एक 1000 लड़कों पे लड़कियों का कितना संख्या है। तो बिहार में है ये 918, यानी 1000 बच्चों पे 918 बेटियां हैं। और वही भारत के लिए है ये 943, 943। तो बिहार का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कम है। 46 का सही ऑप्शन है ए, और यही बिहार की जगह इंडिया रहता तो आंसर होता बी 943, 943। तो सही ऑप्शन, सही आंसर 46 का है ए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार? बिहार में बाल लिंग अनुपात माने बच्चों का लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में ये अच्छा है, और वो है आपका 935। तो 47 का सही ऑप्शन है सी। व्हाट इज द अर्बनाइजेशन रेट इन बिहार? बिहार में शहरीकरण का क्या दर है? किस हिसाब से शहर यहाँ विकसित हो रहे हैं, शहर नए नए शहर किस हिसाब से बन रहे हैं? तो वो है आपका 11.3%, 11.3%। तो 48 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द डिकेडल इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन इन बिहार? बिहार में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि क्या है? दशकीय वृद्धि या डिकेडल इंक्रीज का मतलब होता है 10 साल में शहरीकरण का क्या दर है ना। व्हाट इज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन 10 ईयर्स? दैट इज नोन एज डिकेडल इंक्रीज या दशकीय वृद्धि। तो बिहार का है वो 0.8%, और वही भारत का है, अखिल भारत का है, ऑल इंडिया लेवल का है 3.4%। तो बिहार का ऑल इंडिया लेवल से बहुत ही ज्यादा कम है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है 0.8%। 50, What was the decadal rate of growth of population during the period 2001 and 2011? यानी 10 वर्ष 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि कितना है जनसंख्या में? डिकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन। बिहार में 2001 और 2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या है? तो वो है आपका ए 25.67%, 25.67%। तो 50 का सही ऑप्शन है ए। इसके साथ ही बच्चों हम लोग ये बिहार स्पेशल जो है कंप्लीट होता है, और इसके बाद की वीडियो में हम लोग टेस्ट 4 सेक्शन ए पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।